एंड साथ में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन करता चला जाऊंगा। सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन, करेक्ट है ना। अब मोल फ्रैक्शन के बाद देखिए एग्जांपल है, सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम, मोलालिटी इज डिफाइंड एज, तो चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। और कार्बन टेट्राक्लोराइड गिवन है 122 ग्राम, 150 अपॉन 5000। हेलो बच्चों, चलिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम स्टडी करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर यूनिट 2, पुराना यूनिट 2 था बट अब न्यू बुक के हिसाब से यूनिट 1 हो चुका है ये, ठीक है। तो एक एक करके एक एक लाइन को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे एंड साथ में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन करता चला जाऊंगा एंड जो भी लिखने वाली चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं साइड में मार्जिन्स में लिखता चला जाऊंगा। चलिए सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है, बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट को छोड़ देते हैं बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बीच से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला कह रहा है इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस, most of these are mixtures containing 2 or more pure substances। obviously pure substances कम ही होते हैं अवेलेबल as compared to pure substances, जो mixtures होते हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं हमारे अराउंड। their utility or importance in life depends on their composition, करेक्ट है ना। क्या क्या composition है, जो mixtures हैं किस किस रेशियो में मिक्सड है, उन mixtures पे उन composition पे डिपेंड करता है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या यूज है ये सब। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक जब यहाँ से जो अंडरलाइन करने वाली चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पहला ब्रास किस किस चीज़ का मिक्सर है, तो मिक्सर ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर का क्या मिक्सर हो गया, कॉपर जिंक एंड निकल। फिर ब्रोंज, ब्रोंज हो गया मिक्सर ऑफ कॉपर एंड टिन। तो एक तो यहाँ पे 3 जो है सो मेटल्स के मिक्सर्स गिवन है, जो एलॉय गिवन है जो किन किन मेटल से मिलकर बना हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, खास करके एंट्रेंस में पूछ देता है 1 पार्ट पर मिलियन ppm ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके, है ना। यानी फ्लोराइड आयंस इन वाटर, वाटर में जो फ्लोराइड आयंस होता है, फ्लोराइड आयंस उसके वजह से टूथ डिके प्रिवेंट होता है। उसके लिए जो एक्चुअली में ऑप्टिमम होना चाहिए वो 1 पार्ट्स पर मिलियन 1 ppm होना चाहिए। यही अगर हम बढ़ा देते हैं 1.5 ppm कॉजेज द टूथ टू बिकम मॉटल्ड एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस कैन बी पॉइजनस, जिसका एक एग्जाम्पल गिवन है कि सोडियम फ्लोराइड is used in rat poison, करेक्ट है ना। Intravenous injections are always dissolved in water containing salts of at particular ionic concentrations that match with blood plasma concentration and so on, करेक्ट ना, है ना। इस चैप्टर में हम मेनली लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। दिया हुआ यहाँ पे विल कंसीडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशंस एंड देयर फॉर्मेशन। दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस लाइक वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पहला टॉपिक है हमारा 2.1 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में सबसे पहले सॉल्यूशंस का डेफिनेशन गिवन है। अब मैं बता दूं पहले सॉल्यूशंस, आपने पहले पढ़ा होगा मिक्सर्स के बारे में। जो मिक्सर्स होते हैं, मिक्सर्स यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। एक होता है होमोजीनियस मिक्सर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सर एंड दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर। अगर पूछा जाए तो दोनों में क्या जो है सो डिफरेंस है, तो होमोजीनियस मिक्सर में जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलके ये बना हुआ है उसमें पूरे मिक्सर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, इसमें जो होता है थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और इसमें थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नजर आता है। थ्रू आउट यूनिफॉर्म, है ना, नो थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, करेक्ट है ये चीज। तो देखिए सॉल्यूशंस का यहां पे डेफिनेशन दे रखा है, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सर्स ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट्स, करेक्ट है।
टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। ये एक्चुअली में होमोजीनियस मिक्सचर का ही नेम सॉल्यूशन होता है। यहां पे डेफिनेशन ये दे रखे हैं, बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट its composition and properties are uniform throughout the mixture। obviously ना, homogeneous mixture का एक एग्जांपल हो गया सुगर सॉल्यूशन। मान लीजिए सुगर सॉल्यूशन, 1 ग्लास सुगर सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं, तो ग्लास के अपर पोर्शन से या लोअर पोर्शन से, किसी भी पोर्शन से अगर आप निकाल लीजिए शुगर सॉल्यूशन का कितना भी ml, तो हर पोर्शन से स्वीटनेस उसका एक ही जैसा रहेगा। मतलब पर ml जो मास ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड है वो इक्वल रहेगा, चाहे किसी भी पोर्शन से निकाल लीजिए। Generally, the component that is present in the largest quantity is known as solvent। आपने पढ़ा हुआ है, अगर दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है सॉल्यूशन, जैसे कि मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन, इसमें वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, शुगर कम क्वांटिटी में है, तो वाटर सॉल्वेंट हुआ, शुगर सोल्यूट हुआ। अगर टू कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है कोई सॉल्यूशन, तो जो लार्जर क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट हुआ, जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट हुआ। एंड अगर मोर देन टू कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है सॉल्यूशन, तो जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है प्रेजेंट वो सॉल्वेंट होता है, बाकी सारे सॉल्यूट्स कहलाते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहां पे, सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। कौन सा फिजिकल स्टेट में? अगर मान लीजिए वो सॉल्वेंट वाटर है तो हम एक्वस लिखते हैं, यूजुअली ये पता ही होगा आपको। तो सॉल्वेंट बताता है कि सॉल्यूशन किस फेज में एग्जिस्ट करता है। वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अलावा जितने भी प्रेजेंट होंगे सभी के सभी क्या कहलाएंगे? सॉल्यूट्स। राइट। इन दिस यूनिट वी शैल कंसीडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस। मेनली बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो गया? बाई मीन्स टू होता है, बाई का मतलब होता है टू। तो जो सॉल्यूशन टू कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ओनली टू कंपोनेंट्स है, जैसे शुगर सॉल्यूशन है ना, एक उसमें शुगर है एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट वाटर है, करेक्ट ना। तो यही दिया हुआ है, बाइनरी सॉल्यूशंस हो गया है ना, कि कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स। आप देख रहे होंगे कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स है ना। हियर ईच कंपोनेंट मे बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। ये टेबल जो है, इस टेबल से क्वेश्चन आता है, ऐसा मत सोचना आप कि नहीं आता है। अब देखो ब्रॉडली जो सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। ये किस बेसिस पे? यानी ये जो नेम्स है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे इसको क्लासिफाई किया गया है। गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट, अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट गैस है तो गैसेस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। देख रहे हैं, सॉल्वेंट गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस गैस गैस, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड सॉलिड सॉलिड। राइट। अब जो गैसेस सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है, गैस भी, लिक्विड भी, सॉलिड भी। तो इसके बेसिस पे इसको फिर से 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। एंड इस तरह से टोटल 9 टाइप्स हो जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के। जिसमें देखिए गैसेस सॉल्यूशन में अगर गैस इन गैस है, गैस इन गैस का मीनिंग हो गया सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूट भी गैस, ठीक ना। तो गैस इन गैस का एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ऑब्वियसली ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों गैसेज हैं, जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, पता है आपको, एयर में, इसलिए नाइट्रोजन सॉल्वेंट हो गया, ऑक्सीजन सॉल्यूट हो गया। लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, करेक्ट ना, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड। उसके बाद आ जाओ आप सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर। गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम मेटल होता है, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम आपको पता ही होगा। लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड। तो ये टोटल 9 टाइप्स है, इनके एग्जाम्पल्स है, ये टेबल आप अच्छे से लर्न कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज की, तो 2.2 टॉपिक एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस।
अब ये मैं ज़रा शॉर्ट में आपको बता दूं ज़रा इसके बारे में क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप एक 1 ग्लास शुगर सॉल्यूशन तैयार करके लाए, मैंने पूछा इसमें कितना चीनी डाला आपने, तो आपके कई आंसर्स हो सकते हैं। आप कह सकते हैं सर 1 ग्लास वाटर में 10 ग्राम शुगर डाला, 1 ग्लास वाटर में जो है 1 टीस्पून शुगर डाला, सर 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर डाला, सर 100 ml वाटर में 5 मोल शुगर डाला, सर 10 मोल वाटर में 1 मोल शुगर डाला। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि आपके जो आंसर्स हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं, कई तरीके से आंसर्स आप इसके दे सकते हो। ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं ना आंसर देने के, एक्चुअली में डिफरेंट मेथड्स हैं शुगर सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने में के। तो यानी इसीलिए किसी भी सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को बहुत सारे मेथड्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनमें से कुछ मेथड्स हम यहां पर सीखेंगे। तो वही composition of a solution can be described by expressing its concentration. Obviously the latter can be expressed either qualitatively. qualitatively का क्या मतलब हो गया? qualitatively का मतलब वो dilute है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी क्वालिटी कैसा है उसका। क्वालिटेटिव का मतलब ये हो गया है ना कि जैसे मतलब कितना है, क्वालिटेटिवली लिखा हुआ है, क्वालिटेटिवली मतलब हो गया उसको डाइल्यूट, जैसे डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। जब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, सोल्यूट कम क्वांटिटी में हो, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। जब सोल्यूट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। बट इन रियल लाइफ दीज काइंड्स ऑफ है ना डिस्क्रिप्शन कैन add to lot of confusion, है ना, and thus the need for a quantitative description of solution is required. quantitative description का मतलब, मान लीजिए आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, मैंने पूछा कितना चीनी डाले, आपने कहा सर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो कंफ्यूजन हुआ ना। क्या कंफ्यूजन? डाइल्यूट सॉल्यूशन से इतना तो पता चल जाता है कि चीनी बहुत कम है एज कंपेयर टू वाटर, लेकिन कितना चीनी आपने डाला वो नहीं पता चला। तो इसीलिए बेटर है कि इसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किया जाए। सो देर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली, जिसमें सबसे पहला आता है मास परसेंटेज। देखिए मास परसेंटेज क्या लिखा हुआ है? W बाई डब्ल्यू। W बाई डब्ल्यू का मतलब जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो न्यूमरेटर भी W यानी मास में है, डिनोमिनेटर भी मास में है। द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, फॉर्मूला के थ्रू इसको डिफाइन किया गया है, मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी जिस किसी का भी मास परसेंट फाइंड करना है, मान लीजिए सोल्यूट का मास परसेंट फाइंड करना है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। अब इसमें हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if a solution is described by 10% glucose in water by mass, कई बार क्या होता है, कई बार न्यूमेरिकल गिवन होता है एंड उस न्यूमेरिकल में है ना ये नहीं गिवन होता है कि सोल्यूट का कितना मास है, सॉल्वेंट का कितना मास है या सॉल्यूशन का कितना मास है। बस ऐसा एक्सप्रेस कर देते हैं, लिख देते हैं 10% सॉल्यूशन, सिंपली 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन या फिर 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। तो सीधा हम डायरेक्टली एज्यूम कर लेते हैं लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम, then the mass of solute equal to 10 gram and mass of solvent equal to 90 gram। तो यहां पे जो है तो 10% glucose in water by mass, it means that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water resulting in a 100 gram of solution। अब यहां पे कह रहा है concentration described by mass percentage is commonly used in industrial केमिकल एप्लीकेशंस, करेक्ट ना, इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस मेनली यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है यहाँ पे कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 95 से 100 के बीच में यानी मोर देन 95% प्लस मार्क्स चाहिए, या फिर आपको जेई नीट कुछ भी क्रैक करना है, तो एनसीईआरटी का हर लाइन हर एक सेंटेंस लर्न होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहिए। तभी तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं
वॉल्यूम परसेंटेज पे, V/V। तो देखिए वॉल्यूम परसेंटेज यानी न्यूमरेटर भी वॉल्यूम यानी ml में या लीटर में वॉल्यूम में, डिनोमिनेटर का भी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम परसेंटेज का डेफिनेशन हो गया वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंट फाइंड करना है तो सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो गया आपका क्या चीज, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला। करेक्ट है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे गिवन है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मींस दैट 10 ml of ethanol is dissolved in water such that the total volume of the solution is 100 ml. Solutions containing liquids, जो दो लिक्विड्स के सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली दोनों के तो वॉल्यूम ही यूजुअली हम लेते हैं। तो solutions containing liquids are commonly expressed in this unit. For example, a 35% volume by volume V/V solution of ethylene glycol, देखिए जरा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे, है ना, कि 35% V/V solution of ethylene glycol an antifreeze, as an antifreeze यूज होता है ये, is used in cars for cooling the engine. At this concentration, जो 35% V/V solution होता है, जो इतना concentration होगा, at this concentration the antifreeze lowers the freezing point of water to this Kelvin or this degree Celsius, 255.4 Kelvin या फिर -17.6 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट है। चलिए थर्ड हमारा आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W/B। देखिए न्यूमरेटर में मास है और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, तो ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml टाइप की चीजें हो गई है। सो अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन किस किस में, मेडिसिन एंड फार्मेसी, इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। डेफिनेशन, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। करेक्ट है। और सिंपली मास ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यू कैन से। ठीक। फोर्थ इसमें है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm भी बोलते हैं। तो देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इजी। व्हेन अ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, जब बहुत कम क्वांटिटी में सोल्यूट प्रेजेंट हो, ट्रेस क्वांटिटी का मतलब वेरी वेरी लेस क्वांटिटी हुआ, जब वेरी वेरी लेस क्वांटिटी में सोल्यूट प्रेजेंट होता है किसी सॉल्यूशन में तो हम ppm यूज करते हैं, राइट ना। तो इसको हम, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, ppm। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पार्ट्स पर मिलियन का। देखिए परसेंट आपने सीखा होगा, परसेंट का मतलब होता है परसेंट, पर मीन्स ईच, सेंट मीन्स 100 यानी आउट ऑफ 100। तो मान लीजिए आपको किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आया, मान लीजिए आपको 70 में से 60 मार्क्स आया, तो आप क्या लिखते हो, परसेंटेज कैसे फाइंड करते हो, 60/70 इंटू 100, यानी परसेंट फाइंड करते हो तो इंटू 100 करते हो, बट अगर हम पर मिलियन में फाइंड करेंगे तो इंटू 1 मिलियन यानी 10⁶ इंटू कर देंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का ppm फाइंड करना है, यूजुअली सोल्यूट का ही हम ppm फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट मतलब उस कंपोनेंट का, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶ यानी 1 मिलियन। As in the case of percentage, concentration in parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume, ऐसे करके। देखिए जरा यहां पे एक क्वेश्चन जो बन रहा है, अ लीटर मतलब 1 लीटर ऑफ सी वाटर जिसका मास 1030 ग्राम होता है, कंटेन्स अबाउट 6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। करेक्ट है। Such a small concentration is also expressed at 5.8 gram per 10⁶ यानी कि 5.8 ppm of sea water। करेक्ट है। The concentration of pollutants in water or atmosphere is often expressed in terms of microgram per ml या फिर ppm, क्योंकि ये सब वेरी वेरी लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है इनमें ये सोल्यूट्स। चलिए
नेक्स्ट आता है हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक। कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज काई। एक्स के जैसा लिखते हैं हम, एक्स भी बोल देते हैं बट काई बोला जाता है। एंड सब्सक्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट, मतलब कहने वाली बात राइट साइड में हम लिख देते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कि जैसे काई 1 काई 2 जो भी लिखते हैं हम कंपोनेंट का, ठीक ना। जैसे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ है ना, इट इज डिफाइंड एज, देखिए मोल फ्रैक्शन बड़ा ही सिंपल। मान लीजिए 70 मार्क्स में से आपको 60 मार्क्स आया तो आपका मार्क्स फ्रैक्शन क्या हुआ, 60/70 किया जाता है ना। या फिर मान लीजिए है ना कि अगर 100 मार्क्स में से 2 फ्रेंड्स हैं, एक को आया 60 मार्क्स, एक को आया 40 मार्क्स, तो फर्स्ट फ्रेंड का जो मार्क्स फ्रैक्शन कहलाया 60/100 एंड सेकेंड फ्रेंड का जो मार्क्स फ्रैक्शन कहलाया वो 40/100, करेक्ट ना। तो वही मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। मान लीजिए हाँ, कोई भी सॉल्यूशन है, बाइनरी मिक्सर है ना, बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट वाला, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी है ना, ए के मान लो n जो भी है ना, n मोल है। तो देखिए काई ए का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मतलब ए का मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल, मतलब कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। वैसे ही अगर हम काई बी फाइंड करते हैं तो काई बी इक्वल टू हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, करेक्ट है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी एक फ्रेंड का 60/100 है मार्क्स, दूसरे का 40/100 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 100/100 होगा, मतलब कि 1। तो अगर किसी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का टोटल सम 1 होता है। अगर 2 कंपोनेंट्स हैं तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होगा, तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है। अगर मान लीजिए 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, अगर मुझे एक का मोल फ्रैक्शन हमें पता है तो दूसरा आसानी से फाइंड कर सकते हैं, काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी, या फिर काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए। इसको सिग्मा के फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। सभी को सिंपली n1 से लेकर के ni जितने भी कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट है मान लीजिए, तो सबका सम, ऐसे एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का। मान लीजिए अगर उसमें आई कंपोनेंट्स हैं, जैसे 3 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट, जितने भी है, आई एक जनरल टर्म ले लिया, सभी के मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है 1 होता है, राइट। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है ना। मोल फ्रैक्शन आपका हो गया जो है ये, देखिए मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, मोल का रेशियो, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो ये सेम क्वांटिटी का रेशियो हो गया, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है। सो मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग, इसका क्या यूज है, मतलब इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि वेपर प्रेशर विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैस मिक्सर्स। एक इंफॉर्मेशन गिवन है, ये था मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के बाद देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक ना। कह रहा है क्या, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। पहली बात तो सबसे पहली बात हमें क्या है, एक करने का तरीका, देखिए एनसीईआरटी में तो ऐसे लिख देता है किसी भी तरीके से, करने का मैं मेथड समझाता हूँ आपको कि एक्चुअली में कैसे होना चाहिए। तो अगर हम एग्जाम्पल 2.1 की बात करें, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल 2.1 समझाता हूँ। एग्जाम्पल 2.1, एग्जाम्पल 2.1, 1.1 न्यू बुक के हिसाब से, ठीक ना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, राइट ना। इथिलीन ग्लाइकॉल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कह रहा सॉल्यूशन है जिसमें 20% इथिलीन ग्लाइकॉल है, और अगर मेंशन नहीं है कि सॉल्वेंट क्या है तो अंडरस्टूड है वाटर ही होता है, राइट ना। तो यूजुअली होता क्या है कि जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट यूजुअली सिंबल जो हम लिखते हैं, सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सोल्यूट को कंपोनेंट 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट ना। आपने देखा होगा यूजुअली जो हम शुगर सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो, या कोई भी इस तरह सा सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो मोस्ट केसेज में हम क्या करते हैं, पहले ग्लास में पानी डालते हैं फिर चीनी डालते हैं। तो सॉल्वेंट पहले आया ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, सॉल्वेंट कंपोनेंट 1 माना जाता है, सोल्यूट कंपोनेंट 2 माना जाता है, राइट ना। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पे सोल्यूट है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं क्या, काई 2 फाइंड करने के लिए कह रहा है, काई 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
राइट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ दिस, यानी परसेंट बाय मास कितना गिवन है, परसेंट बाय मास ये गिवन है आपका 20%, राइट ना। तो अब देखिए हमें पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन। अगर मैं आपको बताऊं तो मोल फ्रैक्शन जो Chi2 हुआ, इस Chi2 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये मैं साइड में पहले लिख रहा हूं, ये हमारे माइंड में होना चाहिए, अभी सिखा रहा हूं इसीलिए। तो हमें चाहिए क्या क्या, N2 चाहिए और N1 चाहिए, दोनों का मोल चाहिए। अब सवाल है दोनों के मोल कैसे निकलेंगे, तो वो भी बारी बारी से निकालना पड़ेगा। तो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को W2 से रिप्रेजेंट करेंगे, W से, कैपिटल मास को मोलर मास को कैपिटल M से, सोल्यूट है तो 2, तो N2 इक्वल टू W2 अपॉन कैपिटल M2, राइट ना, एंड N1 इक्वल टू W1 अपॉन कैपिटल M1, यानी यहां पे ये आ गया। अब ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए तभी मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, ना W1 ना W2 कुछ भी नहीं, सिर्फ परसेंट बाय मास गिवन है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ओनली परसेंटेज गिवन है तो हम डायरेक्ट सीधा ज्यूम कर लेंगे कि पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो सोल्यूट 20 ग्राम होगा। तो हम लिखेंगे, लिखने का तरीका जो होगा वे जो होना चाहिए, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम, देन the mass of solute equal to 20 gram and the mass of solvent कितना बचा माइनस करके इक्वल टू 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम, करेक्ट है, राइट। हमने निकाल लिया ये चीज़। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें हो गई हमारे पास हो गया W2 इक्वल टू हो गया, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। W2 इक्वल टू हो गया हमारा 20 ग्राम, W1 इक्वल टू हो गया 80 ग्राम, ठीक है, राइट। पूरे सॉल्यूशन का मास तो 100 ग्राम है ही, ओके। उसके बाद आ जाओ आप, तो हमें क्या क्या चाहिए, अच्छा ये निकाल के रख लेते हैं, कैपिटल M2, करेक्ट ना। तो जो कैपिटल M2 हो गया, कैपिटल M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया, और सोल्यूट क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका जो फॉर्मूला है C2H6O2। जब इसका हम फाइंड करेंगे मोलर मास, कैलकुलेट करेंगे, देखिए कार्बन C2 है, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, तो बेसिकली 2 इंटू 12, कार्बन के 2 एटम्स हैं, प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, राइट ना, इक्वल टू 24 प्लस 6 प्लस 32, ऐड करके बेसिकली जब ऐड करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 62 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास निकाल के रख लिया कैपिटल M2। कैपिटल M1 होता है वाटर, सॉल्वेंट वाटर है, और इसका होता है 18 ग्राम पर मोल, क्लियर, ये सब लिख लिया। अब हमें चाहिए N1 N2, तो N1 इक्वल टू क्या हो गया, N1 है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया, तो गिवन मास W1 अपॉन कैपिटल M1, दैट इक्वल टू W1 हमारा कितना है 80 अपॉन कैपिटल M1 हमारा है 18, राइट ना, ये हो गया। तो चलिए अभी हम इसको कैलकुलेट करके रख सकते हैं, देखते हैं इन्होंने निकाला है तो कितना आया, इसका 80 अपॉन 18 आ रहा है 4.444, तो ये आ जाता है 4.444 मोल, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद N2 इक्वल टू W2 अपॉन कैपिटल M2, करेक्ट ना, और W2 हमारा कितना है, W2 हमारा है 20, कैपिटल M2 है 62, कैलकुलेट करके आएगा, इनका आया है 0.322, तो ये 0.322 मोल, राइट ना। तो ये N1 एंड N2 हो गया। अब बस Chi2 निकल जाएगा, नाउ है ना, नाउ Chi2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, राइट, दैट इक्वल टू N2 कितना था, N2 हमारा 0.322 अपॉन N1 हमारा है 0.444 प्लस 0.322, राइट, यही इन्होंने किया होगा। अब कैलकुलेट करके यही देख रहे हैं आप, यही आया हुआ है इनका, राइट ना। तो कैलकुलेट करके जब फाइंड करेंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 0.068, आ जाएगा 0.068, राइट, मोल फ्रैक्शन, एंड यही हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं होता, यही हो गया फाइनल आंसर, राइट। तो देखिए, तो इस वे से पहले जो गिवन है अगर वो लिख कर आप रख लेंगे ना, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। बाकी एक एक करके एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट क्वेश्चंस तो मैं समझाता चलो जाऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स,
ठीक ना, ये चीज। अब यहां पे इन्होंने क्या किया है, तो यहां पे बस ऐसे पूछ नहीं रहा था, जरूरत नहीं थी, बट इन्होंने अपना सॉल्वेंट का भी फाइंड करके रख लिया। एंड अगर सॉल्वेंट का पूछता है तो बहुत ही सिंपल, अलग से, जब मान लीजिए Chi2 गिवन है, Chi2 गिवन है और Chi1 भी फाइंड करना है सॉल्वेंट का, तो आपको N1/N1 प्लस N2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, दो ही कंपोनेंट है, Chi1 प्लस Chi2 1 होता है, तो Chi1 इक्वल टू सीधा 1 माइनस Chi2 कर दो, यानी 1 माइनस 0.068। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके आपको आएगा 0.932, राइट ना, ये हो जाएगा Chi1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। तो ये दोनों आंसर हुए, ठीक है, राइट। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम किस चीज़ की, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है मोलैरिटी, बड़ा इंटरेस्टिंग। मोलैरिटी देखते हैं क्या है। देखिए मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको याद रखने का फॉर्मूला वगैरह या डेफिनेशन एक बेस्ट तरीका है, इसका यूनिट याद रखिए, और वो होता है यूनिट मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे मोलैरिटी क्या हो, मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, क्या चीज, सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वो मतलब हुआ। तो देखिए मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर, या फिर 1 लीटर को ही 1 क्यूबिक डेसीमीटर भी बोलते हैं, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर, करेक्ट ना, ये ध्यान रखना आप। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर कहीं पे है ना, दो तरीके से लिखा होता है, कई बार लिख देगा क्या, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन में 0.25 मोल पर लीटर, या फिर 0.25 कैपिटल M, या फिर लिखा हो सकता है 0.25 मोलर सॉल्यूशन, है ना, कई बार वो भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है 0.25 मोलर सॉल्यूशन। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मोलैरिटी इक्वल टू है 0.25, इसका मतलब है मोलैरिटी इक्वल टू है 0.25, ठीक है। सो 0.25 मोल पर लीटर और 0.25 कैपिटल M solution of NaOH means that 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter solution, correct। अब इसके बाद देखिए आता है एग्जाम्पल 2.2। अब एग्जाम्पल 2.2 कैसे किया हुआ है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम NaOH in 450 ml of solution, राइट ना। तो सबसे पहली बात तो देखिए, मैं इसको भी मैं लिख सकता हूं, अगर इसमें समझा देता हूं, इजी है ये, आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहली बात तो मोलैरिटी पूछ रहा है, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो आपके क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन है 450 ml, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे 1000 से डिवाइड करके, 0.45 लीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये नहीं गिवन है, हाँ मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे NaOH का, और नंबर ऑफ मोल अपॉन मोलर मास कर देंगे। जब इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, है ना, सोडियम का 23 होता है, इसका 16, इसका 1 ऐड करके 40 आएगा, करेक्ट ना। तो फिर उसके बाद देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल आ गया। अब नंबर ऑफ मोल आ गया, वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट किया, फॉर्मूला में पुट किया, आंसर सिंपल। ये था मोलैरिटी। इसके बाद आता है आपका मोलैलिटी। तो मोलैलिटी देखिए, मोलैलिटी ये हुआ मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये जो होता है मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी का यूनिट आप लर्न करके रख सकते हैं, और वो होता है मोल पर केजी, राइट, ये मोल पर केजी होता है। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट दिया हुआ है। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज दिस वन। फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, क्लियर।
अब जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे कि इतना पर केजी लिखा है या स्मॉल m लिखा हो सकता है, कहीं पे लिखा हुआ है 1.00 मतलब कि 1 स्मॉल m सॉल्यूशन मतलब मोलालिटी 1 है। वैसे मोलल सॉल्यूशन भी लिखा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 1 मोलल सॉल्यूशन, तो 1 मोलल सॉल्यूशन का मीनिंग होता है, जैसे उधर लिखा था मैंने कि मोलालिटी इक्वल टू 1 है, मोलालिटी इक्वल टू 1, करेक्ट ना ये चीज। सो हमने देख लिया ये मोलालिटी। कह रहा है ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मास परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, ये जो चीजें होती हैं आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन मोलारिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मोलालिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलारिटी, है ना, क्यों किसी भी रिएक्शन में। तो बेसिकली मोलालिटी इसलिए प्रेफर्ड होता है कि मोलालिटी में, है ना, मोलारिटी में मास इन्वॉल्व है सॉल्वेंट का, राइट ना, लेकिन मोलारिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व है एंड टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो मोलारिटी का वैल्यू चेंज हो सकता है, बट टेम्परेचर पे मोलारिटी का वैल्यू डिपेंड नहीं करता क्योंकि मास इन्वॉल्व है, वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। लिखा है दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ठीक है, मोलालिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं गिवन है, पहले हम सोल्यूट का मोलर मास लिख के रख लेते हैं, मोलर मास निकाल लिया हमने, और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास होता है, गिवन मास हो गया 2.5 ग्राम, मोलर मास हो गया 60 ग्राम पर मोल, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ मोल आ गया, ग्राम में सॉल्वेंट का मास गिवन है, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके एंड फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किस केस की, तो इंटेक्स क्वेश्चंस की। तो चलिए इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2.1 देखिए क्या कहता है, कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, calculate the mass percentage of benzene C6H6 and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। करेक्ट है। सबसे पहले कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों का मास परसेंट पूछ रहा है, यानी पूछ क्या रहा है, मास परसेंट ऑफ कौन सा, बेंजीन C6H6 दैट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड दूसरा मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 दैट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मास परसेंट अगर हम मान लीजिए बेंजीन का मास परसेंट फाइंड करना है तो सिंपल, इसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हम करते हैं। अब सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, है ना, यानी मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, मास ऑफ बेंजीन दैट इक्वल टू 22 ग्राम इन dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी W ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड गिवन है 122 ग्राम। हमें पता है ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो ये सॉल्वेंट हुआ और जो बेंजीन हुआ वो सोल्यूट हुआ। तो हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम दोनों को ऐड करेंगे तो 22 प्लस 122 इक्वल टू हो गया 144 ग्राम, यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 144 ग्राम। करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं मास परसेंट, सिंपल, तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन यानी C6H6 दैट इक्वल टू इसका मास यानी मास ऑफ C6H6 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, यही होता है ना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है मास परसेंट। तो हम क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए हमारा मास ऑफ जो बेंजीन है, बेंजीन का मास है 22 अपॉन 144 इंटू 100, राइट ना। एंड जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप 2 11 जा 2 7 जा 2 2 जा, ये आया
फाइनली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं मास परसेंट ऑफ C6H6 को, तो बेंजीन का जो मास परसेंट हमारा निकलेगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली, मान के चलिए 15.28% आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा इतना, 15.28% हो गया मास परसेंट ऑफ बेंजीन। दूसरा है मास परसेंट ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, करेक्ट ना, इसका मास परसेंट। तो पहली बात तो ये, या तो हम लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, उसी तरीके से निकल आएगा। अदरवाइज सिंस इसमें दो ही कंपोनेंट्स हैं तो 100 में से माइनस कर देते हैं, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस ये आ जाएगा इसका वाला 15.28 इतना परसेंट, दैट इक्वल टू, जब आप माइनस करेंगे 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गए 8, यानी 84.72% इसका है आंसर। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया एंड एक आंसर ये हो गया। ऐसे हमने फाइंड किया मास परसेंट, करेक्ट है। तो ये था 2.1। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, तो नेक्स्ट हमारा 2.2 है, राइट ना, 2.2। तो 2.2 की बात कर लेते हैं हम। 2.2 जो हमारा है, देखिए 2.2 कहता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, राइट ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, यानी क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन काई, किसका, बेंजीन का, यानी C6H6 का, दैट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ कुछ गिवन नहीं है, ओनली परसेंटेज गिवन है, तो मान लेते हैं, है ना, कि टोटल मास जो है सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, तो सोल्यूट 30 ग्राम हो गया। तो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम, देन द मास ऑफ solute equal to 30 gram and the mass of solvent फिर हो जाएगा माइनस करके, that equal to 100 minus 30 equal to 70 ग्राम, करेक्ट है, राइट। हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। इसका मोल फ्रैक्शन का मतलब इसका मोल अपॉन टोटल मोल, तो दोनों का मोल चाहिए। तो पहले दोनों का हमें फॉर्मूला, आपको पता होगा फॉर्मूला, मान लीजिए अगर हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे मोल फ्रैक्शन इसका C6H6 का, C6H6 का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो इसका मोल C6H6 अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मतलब जो है कौन कौन सा है यहाँ पे, बेंजीन इन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन है एंड टेट्राक्लोराइड है, तो इसी का मोल C6H6 प्लस टेट्राक्लोराइड का मोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है बेंजीन का, राइट ना। तो सबका मोल चाहिए ना, तो सबका गिवन मास, सबका मोलर मास निकाल करके पहले मोल निकाल के रखना पड़ेगा। तो चलिए मास तो हमारा हो गया। सोल्यूट यहाँ पे क्या चीज़ था, एक्चुअली में देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे सॉल्वेंट है, यानी ये हो गया सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट तो उधर लिख ही दिया था, मतलब CCl4 लिखना चाह रहा हूँ मैं, CCl4 हो गया, है ना। और ये हो गया आपका बेंजीन, जो 30 ग्राम था ये बेंजीन हुआ C6H6, ठीक है। तो हम देखते हैं मोलर मास पहले निकाल लेते हैं। मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, किस इसका, C6H6 का। तो ये हो जाएगा वही 6 × 12 प्लस 6 × 1, यानी कि 12 6 72 प्लस 6 इक्वल टू होता है 78 ग्राम पर मोल। से उसके बाद मोलर मास अब निकाल कर रख लेते हैं, किस चीज़ का हो, मोलर मास निकाल कर रखते हैं अब हम सॉल्वेंट का, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो ये हो जाएगा आपका, कार्बन का 12 होता है प्लस 4 × 35.5, दैट इक्वल टू 12 प्लस, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया आपका 71 142 हुआ, यस 142, तो 142 144 154, तो ये बेसिकली 154 बनता है इसका जो आपका कैलकुलेशन ग्राम पर मोल हो गया। अब हम मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6 गिवन मास W ऑफ C6H6 अपॉन मोलर मास ऑफ C6H6, ठीक है।
कैलकुलेट करेंगे तो जो CCSS का मास है वो 30 हो गया, तो 30/154 आता है। एंड 30/154 जो है ना, इसका जब आप 154 तो CCl4 का है, 30/70 आएगा। सॉल्वेंट एक सेकेंड, हाँ सही तो है 30, और ऐसा एक सेकेंड हमें निकालना है, इसका मास 30 हो गया और CCSS का मोलर मास, तो मोलर मास तो हमने 78 निकाला है, तो 30/78 हो गया। दैट इक्वल टू हो जाएगा 0.385 मोल। ये हो गया CCSS का मोल। दूसरा हम निकाल लिया हमने, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4, तो ये हो जाएगा हमारा इसका मास CCl4 अपॉन मोलर मास ऑफ CCl4, दैट इक्वल टू इसका मास, तो CCl4 का मास है आपका 70 अपॉन, और इसका मोलर मास हमने निकाला 154, राइट ना। तो 70/154 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आता है वो आएगा आपका 0.455 मोल, करेक्ट है, राइट। तो ये हो गया। अब बस कुछ नहीं, अब मोल फ्रैक्शन, और पूछ तो रहा था बस इसी का, मोल फ्रैक्शन आपका पूछ रहा है ओनली बेंजीन का। तो नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 दैट इक्वल टू फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या चीज़ CCl4। देखिए मैं जिस तरीके से लिखता हूँ प्रॉपर पूरा एकदम लिखता हूँ उस तरीके से, सो दैट आपको बिल्कुल एज इट इज आप बोर्ड एग्जाम में भी लिखेंगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेगा आपका, जो प्रॉपर वे होना चाहिए लिखने का। तो इक्वल टू जो नंबर ऑफ मोल NCCH6 हमने निकाल चुका हूँ हम, वो है हमारा 0.385 अपॉन 0.385 प्लस 0.455, राइट ना। एंड जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 0.458 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हुआ। तो बेंजीन का ही पूछ रहा था, बाकी का तो पूछ नहीं रहा है, ठीक ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन दिस, तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये 2.2 था हमारा, करेक्ट है। चलिए इसके बाद आता है 2.3, हम 2.3 की बात कर लेते हैं ये चीज़। तो जो 2.3 है हमारा, है ना, नेक्स्ट हमारा होगा 2.3। देखिए 2.3 पहले गिवन क्या क्या चीज़ है वो लिख लेते हैं। 2.3, ठीक ना। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, है ना, यानी दो पार्ट्स हैं, दोनों में इसकी मोलैरिटी पूछ रहा है। तो पहला हमारा है, इसका मोलैरिटी पूछ रहा है 30 ग्राम ऑफ दिस इन दिस लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वो है 4.3 लीटर, दिस इज 4.3 लीटर। एंड मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, यानी W2 ऐसे लिख सकते हैं, सोल्यूट को यूजुअली 2 से लिखते हैं हम, तो W2 इक्वल टू 30 ग्राम। मोलर मास कैलकुलेट करके रख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। और है क्या चीज़ ये है कोबाल्ट ब्रैकेट में NO3 होल ट्वाइस CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, करेक्ट है, ये हुआ। तो जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे, इसका अगर हम मान लीजिए इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो कोबाल्ट का जो मास होता है 58.7 होता है, 59 यूजुअली ले लेते हैं, चलता है, अदरवाइज एग्जैक्ट हम ले सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 58.7 प्लस NO3 होल ट्वाइस है तो 2 ब्रैकेट में NO3, देखिए नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन, तीनों मिलाकर के 16 3 48 हो गया, ऐसा कर देते हैं। और जो डॉट 6H2O होता है ना, इसको भी हम प्लस ही करते हैं, तो प्लस 6 इंटू वाटर का होता है 18। एंड सारा कैलकुलेट करके जो इसका मोलर मास आता है, जब आप कैलकुलेट करेंगे सबका, तो इसका आएगा 290.7 इतना ग्राम पर मोल, राइट। ये हो गया मोलर मास। हमें मोलैरिटी फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी N2 इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 2 मतलब सोल्यूट, दैट इक्वल टू 30 अपॉन 290.7 एंड दैट इक्वल टू जब 30 अपॉन 290.7 करेंगे
तो ये आपका आएगा 0.1032, 0.1032 यही आएगा 0.1032, ये इसका मोल आया, नंबर ऑफ मोल। बस हो गया, वॉल्यूम तो लेटर में गिवन है, अब हम मोलारिटी फाइन कर लेंगे। तो नाउ मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, करेक्ट है। दैट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट था हमारा 0.1032 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है 4.3, एंड दैट इक्वल टू जब आप कैलकुलेट करेंगे किस इसको 0.1032 अपॉन 4.3, तो ये आपका आएगा 0.024 कैपिटल एम, ठीक ना। तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा इसका। ये आपका ए पार्ट था, राइट, पहला। बी पार्ट कह रहा है क्या, देखिए बी पार्ट कहता है 30 ml ऑफ दिस मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml, यानी एक इतनी मोलैरिटी 0.5 मोलैरिटी वाला एक H2SO4 सॉल्यूशन है जिसका हमने 30 ml ले लिया और उसको डाइल्यूट कर दिया। कैसे डाइल्यूट करेंगे, पानी मिला करके। तो पानी मिला करके उसका वॉल्यूम हमने 500 ml कर दिया, तो अब जो न्यू सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल मेथड होता है इस टाइप का। देखिए इसका पहले मोलैरिटी कुछ था, पहला वॉल्यूम कुछ था, दूसरा वॉल्यूम गिवन है, दूसरा मोलैरिटी फाइंड करना है। तो M1V1 इक्वल टू M2V2, सिंपल। तो V1 इक्वल टू 30 ml, पहला इनिशियली पहला वाला जो हो गया V1 इक्वल टू है 30 ml, इसमें जो गिवन है V1 इक्वल टू 30 ml, एंड मोलैरिटी कैपिटल M1 0.5, कैपिटल M1 इक्वल टू 0.5 m, V2 यानी जो वॉल्यूम डाइल्यूट करके वॉल्यूम इन्होंने बना दिया 500 ml, राइट ना, है ना। 30 ml है, 30 ml को हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हालांकि दोनों का वॉल्यूम ml में है तो लीटर में नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, है ना। और अदरवाइज आदत रहेगी तो आप कर सकते हैं, बट वॉल्यूम अगर सेम हो इस फॉर्मूला में तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड ml है इसीलिए। तो वॉल्यूम V2 इक्वल टू हो गया 500 ml और कैपिटल M2 मोलैरिटी इसका पूछ रहा है। तो सिंपल मोलैरिटी इक्वेशन कहलाता है ये, बाय मोलैरिटी इक्वेशन क्या होता है, M1V1 इक्वल टू M2V2, राइट। ये फॉर्मूला होता है, इम्प्लाइज दैट M1 हमारा 0.5, V1 30, दैट इक्वल टू M2 तो पूछ ही रहा है इंटू 500, इम्प्लाइज दैट M2 इक्वल टू ये आपका हो गया 0.5 इंटू 30 अपॉन 500, क्लियर ना। कैलकुलेट करेंगे अपना जो भी है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए तो यहाँ हमने 10 डाल दिया, दैट इक्वल टू हो गया 35 जा 150 अपॉन 5000, राइट ना। 10 से 10 कैंसिल, 500 जा 5 3 जा इक्वल टू हो गया 3/100, एंड 3/100 इक्वल टू 0.03। तो जो इसका आंसर हुआ हमारा जो है 0.03, बिल्कुल करेक्ट है, यही है 0.03 कैपिटल M, यही आंसर है, ठीक ना, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाले का, बी पार्ट का, हाँ सॉल्यूशन करेक्ट है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 2.4 की। तो 2.4 के लिए जो है अब हम बात करेंगे 2.4। देखिए कैलकुलेट द, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है 2.4 इसको आप स्टार कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, हल्का सा, मतलब डिफ़िकल्ट क्या, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट को, तो हम इंपॉर्टेंट करवा देते हैं स्टूडेंट को। एंड 22.5 पार्ट है इसका, आप थोड़ा सा हल्का माइंड यूज़ करना पड़ता है, तो सी पार्ट में स्टार कर लो आप, ठीक है ना। वो जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा स्टार करने वाला है वो मैंने आपको करा दिया, बता दिया आपको, करेक्ट ना, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है, कैसे करते हैं हम। तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलैलिटी गिवन है, ठीक है ना, राइट ना, एंड आपको फाइंड करना है मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, करेक्ट है। तो चलिए तो हम देखते हैं आपको यहाँ पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात
देखो बड़ा ही सिंपल तरीके से हम चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन होगा। मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड यानी W2, यूरिया यहाँ पे हमने क्या ले लिया सोल्यूट, तो W2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ दिस मोलल एक्वा सोल्यूशन, यानी ये जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो गिवन है 2.5 kg। W ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू है 2.5 kg, राइट ना। मोलैलिटी 0.25 मोलल एक्वा सोल्यूशन, मोलल का मतलब मोलैलिटी, तो ये हो गया मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इसका हो गया कितना 0.25 स्मॉल m, राइट ना। ये कहानी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, हम फाइंड करेंगे। तो देखिए अगर हम पहले सोचते हैं कैसे करेंगे, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सिंपली N2 लिख सकते हैं, सोल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी W1 इन kg। क्लियर, ये सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है बेसिकली, यानी ये सोल्यूट हुआ और ये सॉल्वेंट है आपका, यहाँ पे आपके समझने के लिए लिख दिया, लिखना ज़रूरी नहीं आई, है ना। अब सवाल है हमारे पास मास सॉल्यूशन का नहीं गिवन है, हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट मोलैलिटी इक्वल टू, ज़रा ध्यान देना आप, देखो मोलैलिटी का वैल्यू 0.25 है, 0.25, दैट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो W2 अपॉन कैपिटल M2, ठीक है, अपॉन में यहाँ लिख देता हूँ, अपॉन में देखो ये सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का मास है W1 के सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट के मास को हम सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं W ऑफ सॉल्यूशन, ज़रा समझने के लिए लिख देता हूँ पहले, W ऑफ सॉल्यूशन माइनस W ऑफ सोल्यूट यानी W2। क्लियर, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे सॉल्यूशन का मास kg में गिवन है, ठीक है, राइट, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन का मास kg में क्वेश्चन में गिवन है, राइट ना, और यहाँ पे W2 जो यहाँ पे होगा न्यूमरेटर में वो ग्राम में होगा क्योंकि मोलर मास के साथ है, तो इसका मतलब W2 हम ग्राम में ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसको भी kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो kg माइनस kg कर पाएंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेप में हम बेसिकली क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट जब वैल्यू पुट करेंगे 0.25 इक्वल टू W2 हमारा क्या है, वो तो फाइंड ही करना है, W2 अपॉन कैपिटल M2। अच्छा मोलर मास हमें कैलकुलेट के रखना पड़ेगा पहले, है ना, मोलर मास, तो चलिए हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा है मोलर मास ऑफ किस का, यूरिया, कितना है ये NH2CO NH2, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करेंगे यूरिया का तो 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 हो गए 16, 16 32 48 2 50 10 60, 60 निकलेगा, इसका 60 ही आएगा, इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल, राइट ना। तो यहाँ पे मोलर मास कैपिटल M2 की जगह हमने लिख दिया 60, राइट ना। उसके बाद W ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2.5, ध्यान देना आप 2.5, लेकिन ये 2.5 है kg में, माइनस इस भी kg में होगा, तो kg में करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, ताकि ये kg में हो पाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें W2 फाइंड करना है। तो इम्प्लाइज दैट कैसे, 0.25 दैट इक्वल टू W2 अपॉन 60, टोटल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे LCM हो जाएगा 1000, यहाँ पे हो जाएगा 2500 माइनस W2, करेक्ट है, एंड इम्प्लाइज दैट 0.25 इक्वल टू W2 अपॉन 60 इंटू 1000 जाएगा ऊपर, नीचे 2500 अप माइनस W2, राइट। अब इसके बाद करेंगे इम्प्लाइज दैट 0.25, देखिए ये नीचे है, इस साइड ले आते हैं ऊपर में, इंटू 60, ये ऊपर है, इस साइड ले आते हैं नीचे में, इंटू 1000, दैट इक्वल टू W2 अपॉन 2500 माइनस W2, राइट। तो चलिए कैंसिल हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 25 6 150 होता है, 150 तो 150 1.5 हुआ, ये 1.5 अपॉन 100 है ये एक्चुअली, ठीक है ना,
राइट, ये इक्वल टू W2 अपॉन 2500 माइनस W2। हम ये कर लेते हैं, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्टेप वाइज कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो किसी भी स्टूडेंट को। 1.5 2500 माइनस W2 दैट इक्वल टू W2 इंटू 100 यानी 100 W2 इम्प्लाइज दैट 1.5 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 2 जा 30 37 एंड ये तो इसका 2 जीरो था और राइट यानी कहने वाली बात 1 जीरो पड़ा, इतना हुआ राइट। माइनस 1.5 W2 दैट इक्वल टू 100 W2 राइट। ओके, इम्प्लाइज दैट इसको हम रखते हैं इस साइड 3750 इक्वल टू 100 W2 प्लस 1.5 W2 इम्प्लाइज दैट ये बन गया आपका W2, इस साइड ले आते हैं W2 वाले को, W2 ब्रैकेट में कैलकुलेट करेंगे 100 प्लस 1.5 101.5 दैट इक्वल टू 3750। तो इम्प्लाइज दैट W2 इक्वल टू 3750 अपॉन 101.5 दैट इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेट करेंगे अल्टीमेटली फाइनल जो आंसर हमारा होना चाहिए तो कैलकुलेट करके ये लगभग 37 ग्राम आएगा राइट। तब जब इसका आंसर देखेंगे हम 2.4 चैप्टर के लास्ट में गिवन होता है 2.4 36.946 ग्राम, तो वही 36.946 ग्राम यानी अप्रॉक्सीमेटली 37 ग्राम हो गया है ना। तो ये चीज़, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए इसका एक और मेथड होता है ठीक ना, हम उस मेथड से भी कर सकते हैं बट यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके आ गया, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा है, बेस यही है मेन, तो सही है मेथड ये। चलिए उसके बाद 2.4 के बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है 2.5 ठीक ना। 2.5 हमारा तीन चीज़ें फाइंड करना है, मोलैलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ डेंसिटी ऑफ दिस परसेंट मास बाय मास एक्वस Ki इज दिस। तो सबसे पहले मोलैलिटी गिवन है, तो पहला मोलैलिटी पूछ रहा है, मोलैलिटी दैट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जरा समझिए मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है ना। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे कि कह रहा है इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस Ki इज दिस। तो 20% मास बाय मास एक्वस Ki गिवन है, तो बस यहीं से हम देखते हैं, कोशिश करते हैं लिखने की। तो यहाँ पे जो गिवन है आपका 20% बाय मास गिवन है, तो इसका मतलब टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 100 मान लेते हैं हम। तो लेट द मास ऑफ solution equal to 100 ग्राम, then the mass of solute that equal to कितना, तो solute एक्चुअली में Ki है, ये Ki है, that equal to 20 ग्राम and the mass of solvent, और solvent क्या है, obviously water ही था, aqueous है water H2O, solvent का मास हो जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। तो जो है आपका ये निकाल के रख लिया, हमें मोलैलिटी चाहिए ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, तो सोल्यूट का मोलर मास भी चाहिए, तो यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमारा है Ki राइट ना। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा, पोटेशियम का 39 होता है, आयोडीन का 127 होता है, करेक्ट है। एंड जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये मोलर मास हो गया इसका। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki गिवन मास है ना अपॉन मोलर मास, और गिवन मास इसका गिवन मास इसी का तो हुआ सोल्यूट, वो है हमारा 20, तो 20 अपॉन मोलर मास है 166। एंड जब 20 अपॉन 166 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.12 है ना, इतना मोल आएगा, राइट ना। ओके, तो नंबर ऑफ मोल आ गया, और मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमें पता ही है 80 ग्राम है, Kg में कन्वर्ट कर देंगे। तो नाउ मोलैलिटी इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने अभी फाइंड किया 0.12 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट kg में है, यानी 80 को 1000 से हम क्या करेंगे डिवाइड, यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे 80 इंटू 10 का पावर -3 है ना, इंटू 10 टू द पावर -3 kg में आ गया। दैट इक्वल टू ये 1000 ऊपर जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 120 अपॉन 80 आया। कैलकुलेट करके 4 2 जा 4 3 जा, दैट इक्वल टू 3/2 इक्वल टू आया 1.5। तो ये इसका आंसर हो गया 1.5 मोल पर केजी, या स्मॉल m कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये मोलैलिटी का हो गया, मोलैलिटी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो बी पार्ट है इसका, क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है बी पार्ट, मोलैरिटी। ये फाइंड करने के लिए कह रहा है मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले बात, मोलैरिटी का फॉर्मूला याद दिलाता हूँ आपको। मोलैरिटी इक्वल टू होता है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, करेक्ट है। तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमें ये सब चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हम इधर ही फाइंड कर चुके हैं 0.12, क्लियर राइट ना। तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर हम करेंगे तो हम तो फाइंड कर चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के लिए इसी सॉल्यूशन का गिवन है ना, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एक्वस क्यू इज दिस, और डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, उससे वॉल्यूम निकल आएगा, इससे निकल आएगा इसका वॉल्यूम, राइट ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, तो देखिए जो गिवन है वो है डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो गिवन है आपका 1.202 ग्राम पर ml, राइट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन जो है हमने मास ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा सुनिए, देखिए मास गिवन नहीं है बट 20% मास बाय मास गिवन है, 20% परसेंटेज में गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है राइट ना। हम लेट करके लिख सकते हैं, लेट लिख देते हैं, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम, देन मास, अच्छा और जरूरत क्या, हम तो सॉल्यूशन का माना ही हुआ है उधर, तो हमें लेट के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने ए पार्ट में मान रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इम्प्लाइज दैट मास वॉल्यूम इक्वल टू, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो गया, मास कितना है, मास है हमारा 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी है 1.202। जब इसको कैलकुलेट करेंगे कि 100 हम जो फाइंड करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हो गया 100 अपॉन 1.202, 100 अपॉन 1.202 अगर करते हैं तो आपका आएगा 83.2 ml, 83.2 ml आएगा। क्यों ml? क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में गिवन है, तो वॉल्यूम ml में निकलेगा। हम लीटर में इसको लिख कर रख सकते हैं, लीटर में 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा 0.0832 लीटर, क्लियर, वॉल्यूम निकाल लिया। अब हो गया, अब मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया हमारा N2, हम N2 उधर फाइंड कर चुके हैं हम सोल्यूट का 0.12 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया 0.0832, 0.12 अपॉन 0.0832। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.44 इक्वल टू 1.44 कैपिटल M। तो ये आंसर इसका मोलैरिटी आ गया, जो सेकेंड पार्ट मोलैरिटी पूछ रहा था, ठीक ना। अब तीसरा पार्ट है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन देखते हैं थर्ड पार्ट में कैसे करेंगे हम। मोल फ्रैक्शन थर्ड पार्ट हमारा हो गया C, मतलब C पार्ट इसका C, ये हमारा है 2.5 का C, 2.5 का C। हमें सबसे पहला हमें पूछ रहा है क्या चीज़,
मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, मतलब कि Chi2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। Chi2 फाइंड करने का फॉर्मूला आपने सीखा हुआ N2 अपॉन N1 प्लस N2, बस ये पता होना चाहिए, दोनों N1 और N2 दोनों पता होना चाहिए। देखिए N2 तो नंबर ऑफ मोल से सोल्यूट हो गया, वो तो ऊपर ही हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए है ना, N2 यही हो गया 0.12, हमें चाहिए N1, और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है वाटर, राइट ना। और वाटर का मास कितना, तो ऑब्वियसली पूरे सॉल्यूशन का मास हमने 100 माना है, और ये 20% है, 20% तो सॉल्वेंट का मास हमने उधर ही मान चुके हैं 80 ग्राम, ये पता है हमें। तो वहाँ से हमारा देखिए क्या क्या फाइंड करना है हमें। पहले हम फाइंड करके रख लेते हैं N2 हो गया, वो तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। N2 वो है हमारा 0.12 मोल, ये N2 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे N1, है ना। N1 इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास W1 अपन कैपिटल M1। W1 हमारा कितना है, W1 हमारा 80 ग्राम, तो 80 अपॉन, राइट ना, और M1 मोलर मास ऑफ वाटर होता है ना, मोलर मास M1 मोलर मास ऑफ वाटर, एंड दैट इक्वल टू होता है 18 ग्राम पर मोल, राइट। तो ये 80 अपॉन 18 आया, एंड 80 अपॉन 18 को जब कैलकुलेट करेंगे तो 4.44 आएगा, 4.44 ये मोल आया, बस हो गया। नाउ Chi2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, एंड दैट इक्वल टू N2 हमारा 0.12 है, अपॉन में जो है N1 हमारा 4.44 प्लस 0.12 इक्वल टू 0.12 अपॉन यहाँ पे 426 हुआ, 415 हुआ, तो 4.56 आया, राइट ना। ये आया हमारा कितना, तो 0.12 अपॉन 0.12 अपॉन 4.56। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.0263 ये, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, करेक्ट है। तो ये जो है यहाँ पे जो हमारा ख़त्म हुआ है, देख लीजिए इसका फाइनल आंसर ये, ठीक, ओके। अब यहाँ पे जो हमारा ख़त्म हुआ है वो क्या, तो 2.2 टॉपिक तक, राइट ना। इस 2.2 टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है 2.3 सोल्यूबिलिटी, फिर से ये लंबा टॉपिक है, तो ये 2.3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू।